तो इस वीडियो के अंदर हम डी नियर टूल्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 1952 में ये कंपनी स्टार्ट हो गई थी, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 70 ईयर्स से ये कंपनी हमें चलती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, जो कंपनी है, जो इंडस्ट्रियल टूल्स होते हैं, जो नॉर्मली अगर आप देखोगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो इंडस्ट्रीज होती है उसके अंदर जो ये टूल्स यूज किए जाते हैं वो ये कंपनी ऑफर करने का ये कंपनी काम करती है। अगर हम कंपनी के कुछ प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, स्पैनर्स हो गया, रेंचीज हो गया, प्लायर्स, कटर्स, फिर एलन कीज हो गया, हैमर्स हो गए, फिर सॉकेटरी वगैरह, स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह, फिर टूल किट्स हो गए। तो ये सारे प्रोडक्ट्स ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। अगर हम कंपनी के ब्रांड नेम की अगर हम बात करेंगे, यानी कि कौन से ब्रांड नेम से कंपनी के प्रोडक्ट सेल होते हैं, तो ये कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है ये डी नियर्स करके ये ब्रांड नेम के अंदर कंपनी के प्रोडक्ट सेल होते हैं। अगर हम कंपनी के टोटल डीलर्स की अगर हम बात करेंगे, लगभग 250 डीलर्स हमें यहाँ पे कंपनी के टोटल इंडिया के अंदर नजर आते हैं। तो देखिए, लगभग अगर आप 70 ईयर्स से अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे 250 डीलर होना मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात हमें यहाँ पे नजर नहीं आती है। उसके अलावा अगर हम कंपनी के कुछ सेफ्टी टूल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जो नॉन स्पार्किंग टूल्स हो गया, इंसुलेटेड स्टील के जो टूल्स होते हैं, फिर उसके अलावा जो इंसुलेटेड टूल्स हो गए, फिर उसके अलावा अगर आप देखोगे स्टील और मैग्नेटिक टूल्स हो गए, टाइटेनियम के जो टूल्स होते हैं, तो ये यहाँ पे कंपनी सेल करने का काम करती है। अगर हम मेन कंपनी के कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, टाटा स्टील हो गया, एल&टी हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, फिर उसके अलावा अगर आप देखोगे आसाम पेट्रोकेमिकल्स, फिर पॉलीकैब केबल्स, इंडियन रेलवे, तो ये सारी कंपनीज हमें यहाँ पे कंपनी के कस्टमर्स नजर आती है। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो जितनी भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो कंपनीज है, यानी कि इनके अगर रेवेन्यूज वगैरह बढ़ेंगे तो इनको ये प्रोडक्ट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो उसके हिसाब से ये कंपनी का रेवेन्यू हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखिए, कुछ यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये कंपनी हमें करती हुई नजर नहीं आती है। क्या यही कंपनी है जो ये प्रोडक्ट वगैरह देने का काम करती है? तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है। तो यहाँ पे नॉर्मली देखा जाए तो लॉन्ग टर्म पॉइंट से कोई ज़्यादा यहाँ पे मार्जिन एक्सपांशन हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर रेवेन्यू ग्रोथ अगर यहाँ पे परसेंटेज वाइज ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग लेवरेज ये कंपनी के लिए प्ले आउट कर सकता है। अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो नॉर्मली यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स है, यानी कि जो डेली टू डेली कैश की रिक्वायरमेंट्स है, उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और यहाँ पे जो कंपनी को आईपीओ से रिलेटेड जो कंपनी का एक्सपेंसिव लगेंगे तो वो भी कंपनी यहाँ पे जो आईपीओ से पैसा मिलेगा उसी से यूटिलाइज करने वाली है। लेकिन देखिए, कभी कभी आपको कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसी से आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे पैसा बनने वाला है या नहीं। तो देखिए, नॉर्मली मुझे लगता है कि जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे जो नॉर्मली लिस्टिंग गेन वगैरह मिलता है वो यहाँ पे मिलता हुआ हमें नजर आएगा। लेकिन एक जो ट्रेंड वाइज गेन होता है, यानी कि आईपीओ के बाद में जो स्टॉक 10 गुना 15 गुना यहाँ पे होते हैं, तो वो मुझे यहाँ पे ये कंपनी में होता हुआ नजर नहीं आता है। अब अगर हम फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, कनव गुप्ता जी, अंजू गुप्ता, मनोज गुप्ता, नीरज कुमार अग्रवाल जी और शिल्पी अग्रवाल जी, ये पांचों में कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। अब अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 73 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। उसके बाद में कोविड वाले ईयर में कंपनी का रेवेन्यू के नंबर कम हुए थे, लेकिन पिछले साल कंपनी ने 80 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू किया है। और अगर हम अभी 7 महीने के लगभग की अगर हम बात करेंगे तो 56 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू हमें कंपनी का नजर आता है। और देखिए, लगभग ऑन एन एवरेज यहाँ पे 8 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू चल रहा है। तो अगर उसको 5 करेंगे तो लगभग 40 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे ये फाइनेंशियल ईयर में हमें और होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन मुझे यहाँ पे एक रेड अलर्ट वाली चीज यहाँ पे मुझे ये नजर आई है, क्योंकि यहाँ पे जब कंपनी का रेवेन्यू 73 करोड़ के लगभग था तो प्रॉफिटेबिलिटी 50 लाख से भी कम थी। लेकिन अगर हम अभी देखेंगे तो अभी कंपनी ने 80 करोड़ में यहाँ पे 5 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। तो ऐसा क्या हो गया है, क्योंकि 7 करोड़ का इतना ज़्यादा एडिशनल रेवेन्यू सीधा आपके प्रॉफिटेबिलिटी में कैसे गया है, तो ये मुझे थोड़ा सा रेड अलर्ट मुझे यहाँ पे नजर आता है। लेकिन अगर हम अभी कंपनी की अभी जो 7 महीने की प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो इसके हिसाब से देखा जाए तो लगभग 6.5 से 7 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट का नंबर यहाँ पे ये कंपनी का ये फाइनेंशियल ईयर में हमें होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 28 अप्रैल को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 3 मई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। और अगर हम यहाँ पे आईपीओ के प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो 101 रुपीज़ पर शेयर पे यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है। 1200 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि अराउंड 1,21,000 रुपये यहाँ पे आपको एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगेंगे। अगर मैं टोटल इश्यू साइज की अगर मैं बात करूंगा तो लगभग 23 करोड़ के लगभग का हमें यहाँ पे टोटल इश्यू साइज नजर आता है और अराउंड 38% के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि लगभग 8 से 9
करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है, कंपनी हमें एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्यूआईबी पोर्शन भी हमें यहाँ पे नजर आता है। आई थिंक अराउंड 25 से 30% का क्यूआईबी पोर्शन है। यहाँ पे एचएनआई कोटा अगर आप देखोगे काफी छोटा है, तो उसकी वजह से देखा जाए अगर आईपीओ में अगर थोड़ी अच्छी खासी डिमांड अगर देखने को मिलती है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एचएनआई कोटा यहाँ पे काफी अच्छा सब्सक्राइब होता हुआ हमें नजर आ सकता है। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 8 मई को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 9 मई को आपको रिफंड मिल जाएगा और 10 मई को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 11 मई को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो देखिए अब अगर हम एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 104 करोड़ के लगभग, यानी कि लगभग 104 से 105 करोड़ के लगभग ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और लगभग 6 से 6.5 करोड़ के लगभग की अर्निंग्स अगर हम ये साल की अगर हम मान के चलते हैं तो उसके हिसाब से लगभग 15 से 16 के फॉरवर्ड पी पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो ग्रोथ वाइज अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू का ग्रोथ इतना नहीं है, लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ के हिसाब से अगर हम देखेंगे जो अराउंड 25-30% CAGR की हमें यहाँ पे नजर आती है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वैल्यूएशन के जो नंबर है वो हमें यहाँ पे अंडर कंट्रोल नजर आते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लगभग 0.5 के पीजी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। अगर हम एनएवी की भी अगर हम बात करेंगे लगभग 37 की एनएवी है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ये अच्छी बात है। और अगर हम डेट टू इक्विटी की अगर हम बात करेंगे 1.53 का डेट टू इक्विटी हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और अभी लगभग 23 करोड़ से कंपनी की इक्विटी हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। तो आईपीओ के बाद में अगर हम डेट टू इक्विटी की भी अगर हम बात करेंगे तो 1 के नीचे हमें यहाँ पे डेट टू इक्विटी कंपनी का जाता हुआ नजर आएगा। तो उससे जो कंपनी का जो फाइनेंशियल रिस्क है वो भी हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आएगा। तो देखिए ऑल ओवर यहाँ पे ये कंपनी अच्छी नजर आती है। प्रॉफिटेबिलिटी वाइज यहाँ पे कंपनी अच्छी नजर आती है। ग्रोथ वाइज भी अगर हम देखेंगे तो एक अच्छी काइंड ऑफ ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी के नंबर्स में नजर आती है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये नजर आता है, क्योंकि अभी आज मैनकाइंड फार्मा का आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 4000 करोड़ के लगभग का आईपीओ में वहाँ पे वो नजर आता है। तो लगभग अगर वो 5 टाइम भी अगर वो आईपीओ सब्सक्राइब होता है तो लगभग 20,000 करोड़ का जो अमाउंट है वो मार्केट का उस आईपीओ के अंदर ब्लॉक हो जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे देखा जाए तो अभी मार्केट में लिक्विडिटी की काफी प्रॉब्लम्स है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ये आईपीओ में हमें ज्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग 8 से 9 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और मेन अभी जो रिटेल का जो पैसा है वो मुझे लगता है कि मैनकाइंड फार्मा में जाता हुआ नजर आएगा। और मुझे लगता है कि मोस्टली वहाँ पे लोगों को अलॉटमेंट भी मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि लोगों के पास में उसका पैसा रिफंड हो जाएगा फिर उसके बाद में लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो वो भी एक अलग सिनेरियो में यहाँ पे बनता हुआ नजर आता है। लेकिन देखिए मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि अभी 9 करोड़ के लगभग का यहाँ पे है, और अगर 1500 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा अगर वहाँ पे मैनकाइंड फार्मा में, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 200 करोड़ से ज़्यादा की डिमांड हमें यहाँ पे रिटेल की तरफ से देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि 20 टाइम्स से ज़्यादा यहाँ पे रिटेल कोटा में बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए डेफिनेटली आईपीओ आपके रडार पे होना चाहिए। मेरा यहाँ पे फोकस रहेगा क्योंकि देखिए मैनकाइंड फार्मा में मैक्स टू मैक्स मुझे लगता है कि 10 से 15% का लिस्टिंग है देखने को मिलेगा। लेकिन ये कंपनी मुझे ऑल ओवर यहाँ पे अच्छी नजर आती है। मुझे लगता है कि यहाँ पे 20-25% के लगभग का लिस्टिंग है मुझे यहाँ पे मिल सकता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिटेल में वहाँ पे 15,000 की एप्लीकेशन लगेगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 1,21,000 का लॉट लगेगा। तो सीधा अगर वो लॉट अगर आता है तो वहाँ पे 20% के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अमाउंट वाइज अगर हम देखेंगे तो रिटर्न यहाँ पे हमें ज़्यादा बनते हुए नजर आएंगे। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरा ये आईपीओ के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा एज कम्पेयर टू मैनकाइंड फार्मा। लेकिन अगर मेरे पास में अगर क्विक टच में मेरे पैसे अभी सारे लगे हुए हैं, तो अगर उसका पैसा थोड़ा बहुत अगर रिफंड आ जाएगा तो मैं मैनकाइंड फार्मा में भी एप्लीकेशन लगाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे ये जो आईपीओ यहाँ पे लगभग 15 से 20% का लिस्टिंग है हमें देखने को मिलेगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके पास में मैनकाइंड फार्मा में अप्लाई करने के बाद में अगर आपके पास में पैसा बचता है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि डी नियर टूल्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।